Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency-based questions from the poem The Trees written by Adrian Rich. बेटा जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं हर बार कहती हूँ थीम पे फोकस करो। थीम पता होगा तो आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, then you can write the theme correlated to the poem or the chapter and at least 60 to 70 marks तो आपको मिल ही जाएंगे. So before we start the questions, let's have a quick look at the important points of the poem. Okay. The theme of this poem is that this poem is highlighting the struggle of women who want to make a mark in the outside world. जो ये ट्रीज हैं ये वुमेन को सिंबलाइज करती हैं. विमेन लाइफ में अपना दे वांट टू शो दैट दे आर इंडिपेंडेंट, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट ओनली शो, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांट टू मूव फ्रीली इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो इसको सिंबलाइज करके हमने ट्रीज का स्ट्रगल देखा है टू बी फ्री फ्रॉम द हाउस. वो बाहर जंगल में निकलना चाहते हैं. तो ये सिंबलाइजेशन ट्रीज और विमेन का कंपेयर किया गया है. अगर हम इसको लिटरल मीनिंग देखें तो ट्रीज को भी डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है. हमने प्लांट्स को अपने घर के अंदर इनवाइट कर लिया है और बाहर का वातावरण इट हैज़ बिकम अ कॉन्क्रीट जंगल. अब ट्रीज हमारे घर के अंदर स्टिफल हो रहे हैं. विमेन पेट्रियार्कल सोसाइटी में घर के अंदर स्टिफल हो रही हैं. सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ दोज थिंग्स which are being dominated, suppressed, their expression for freedom, their struggle for freedom. ये poem का main theme of the poem है. Okay, if we talk about the rhyme scheme, तो इस poem में कोई rhyme scheme नहीं है. It is written in free verse. I've already told you कि इसमें बहुत ज़्यादा images हैं. जब इसका जो टोन है वो बड़ा बैटल ग्राउंड लाइक है, जैसे लगता है कि जंग के मैदान का टोन है. यहाँ पे जो ट्री स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रूट्स अपने नीचे से उखाड़ रहे हैं, जो ग्लास सीलिंग्स घर में टूट रहे हैं, ये सब सिंबल्स हैं, ये सब इमेजरी है. और सिंबलाइजिंग द स्ट्रगल ऑफ ऑप्रेस थिंग्स, सप्रेस थिंग्स, दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि वो सारे ग्लास सीलिंग्स तोड़ेंगे. ग्लास सीलिंग्स में भी एक इडियम है. ग्लास सीलिंग्स का मतलब होता है कि ह्यूमंस ने एक आपको आपके ऊपर एक बाउंडेशन डाल दी है. मतलब ग्लास सीलिंग तोड़ने का मतलब होता है कि ये बाउंडेशन तोड़ के निकलना. जो लोगों ने आपको एक लेवल पे रखा हुआ है उस लेवल को तोड़ना. तो यहाँ पे हमारे को इमेजरी में वो ट्रीज राइजिंग लाइक अ फॉलन हीरो वो नज़र आता है. बैटल ग्राउंड का इमेज हमें नज़र आता है. और नेचर इन मोशन ये चीज़ हमारे को नज़र आती है. अब इसका जो शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम अगर हम बात देखें तो सिंपली है कि जो ट्रीज हैं वो घर के अंदर हैं. वो घर के दीवारें तोड़ के, छत तोड़ के, दे वांट टू गो बैक टू द फॉरेस्ट. पोएम रिफ्लेक्ट करता है कि जो ट्रीज आर सिंबलाइजिंग विमेन, कि जो विमेन हैं वो भी उसी तरह से दे वांट टू ब्रेक द वॉल्स ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी. They want to break the walls of social restriction and want to be free. वो चाहते हैं कि हमारे को हम जो करना चाहते हैं उसकी फ्रीडम मिले. They want to move and participate in the society. Okay, now the literary devices in this poem are: first is personification in the phrases or sentences. No sun bury its feet in shadow. Personification का मतलब होता है एक inanimate object या idea, it is being given a human attribute. अब जो bury करने का मतलब हम जो मिट्टी में अपने पैर डालते हैं तो ये इंसान डालते हैं. यहाँ पे बोला जा रहा है कि सन डाल रहा है, तो सन को पर्सोनिफाई किया गया, मतलब सन को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बात की जा रही है. सेकेंड पर्सोनिफिकेशन इज स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन एंड लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज. ये जो स्टिफ विद एक्सर्शन है ये ह्यूमंस होते हैं, बहुत मेहनत करके हमारी बॉडी अकड़ जाती है. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, जब बहुत छोटी जगह में किसी चीज़ को घुसेड़ा जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो क्रैम्प्ड हो जाती है.
तो अगेन इन चीज़ों को हमने पर्सोनिफाई करके जो ब्रांचेस हैं, जो ट्विग्स हैं, उनको हमने पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट इज द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ट्रीज कभी चलते नहीं हैं, बट यहाँ पे ट्रीज की जो स्टम्बलिंग वॉक है उसको पर्सोनिफाई किया गया। अगेन इट्स अ पर्सोनिफिकेशन. Then there are also many phrases in which simile has been used, like in the phrase like newly discharged patient. यहाँ पे trees को newly discharged patient के साथ direct comparison किया गया है. Like a voice into the rooms. Again, जो ट्रीज की आवाज है उनको वॉइस इन द रूम से कंपेयर किया गया है. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. तो मून को और टूटे हुए कांच को इसको कंपेयर किया गया है. So with this, let's quickly jump into the questions. But just remember that I have given a very, very short summary. Not all the literary devices are covered over here. If you want to have a quick look, if you want to have a detailed study of this poem, then I will put the link of the revision series, critical analysis of this poem, which was done in the revision series last year. तो अगर आप चाहो तो आप उसको देख लेना. Okay, so the first competency question is choose the option listing the image that the poem metaphorically presents. Poem में कौन सा image है जो हमारे को इस poem का metaphorical meaning देता है. पहले image में अगर आप देखोगे तो हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ रोका हुआ है. दूसरे इमेज में आप देखोगे तो हाथों में एक बेबी गर्ल का द अनबॉर्न बेबी गर्ल इज देयर. The third image में there is a girl who is wearing a graduation cap, and the fourth image एक मुट्ठी में sign बना हुआ है of liberation. तो यहाँ पे अगर फर्स्ट इमेज देखें तो फर्स्ट इमेज होता है कि हमारे को किसी को राइट्स को सप्रेस नहीं करना है. अकॉर्डिंगली यहाँ पे राइट सप्रेस करने की बात नहीं आई है, सो फर्स्ट इमेज इज रॉन्ग. Second image is to stop female feticide to protect the girl child. Again, second image is wrong. Third image is about women education. Again, third image is wrong. The fourth image is liberation of the women. So the right answer is option D. Okay, next question is the phrase newly discharged patients suggests that the trees were. आपने right option ढूंढना है from the four given. फर्स्ट ऑप्शन इज मतलब क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि जब हम बोलते हैं न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स तो हम ट्रीज के कनेक्शन में क्या सजेस्ट करना चाहते हैं. अब फर्स्ट ऑप्शन देखो वो क्या बोल रहा है कि ट्रीज जो है वो एंग्री और इरिटेटेड है क्योंकि उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल रहा है, बट क्योंकि अब वो ठीक हो गए हैं तो वो क्लिनिक से दूर रहना चाहते हैं. तो ऐसा कुछ भी पोएम में नहीं कहा जा रहा है. सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग. बी ऑप्शन में बोला गया है कि ट्रीज जो हैं वो डिसकंटेंट हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, उनको क्लिनिक से सपोर्ट चाहिए, उनके कंप्लेंट्स को एड्रेस किया गया है और अब वो अपनी लाइफ से कंटेंट हैं. ये 110% रॉन्ग है क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है, वो अपनी लाइफ को जिस तरह से जी रहे हैं उसमें कंटेंट नहीं है. तो बी बिल्कुल गलत है. सी ऑप्शन में लिखा गया है द ट्रीज आर मिसअंडरस्टूड और मिसट्रीटेड and in need of medical attention or care, but now they are healthy and ready to step out and promote the facility. क्या यहाँ पे क्लिनिक फैसिलिटी को प्रमोट करने की बात की गई है, मेडिकल अटेंशन को प्रमोट करने की बात की गई है? बिल्कुल भी नहीं. अगेन सी ऑप्शन इज रॉन्ग. डी ऑप्शन में बोला जा रहा है दैट द ट्रीज वर अनवेल और अनहैप्पी and in need of medical help or remedy, but now they are cured and ready to venture out and live their lives. अब तक उनको उनका क्योर कर दिया गया है, उनको हेल्प मिल चुका है, बट अब वो क्या करने को तैयार हैं? टू वेंचर आउट, अपने घर से बाहर निकलने को तैयार हैं, वो अपनी जिंदगी जीने को तैयार हैं. एंड दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. सो द डी ऑप्शन इज राइट. Now the next question is choose the option that lists the most likely symbolic meanings of 1 to 4 respectively. हमें symbolic meaning, figurative meaning ढूंढना है. ये जो 4 ऑप्शन मतलब 4 चीज़ें मार्क की गई हैं इमेज में, इन चारों चीज़ों का symbolic meaning ढूंढना है.
तो बिफोर हम इनको एनालाइज करें, हमारे को ये जो 1 2 3 4 है ये किस चीज़ को रेफर कर रही हैं ये हमने समझना है। नंबर 1 जो है वो दीवारों को शो कर रही हैं। दीवारें क्या करती हैं, ये हमारे एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। अब नंबर 2 किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग एट द ट्रीज, द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ ग्रुप, राइट। तो ये सिंबॉलिक मीनिंग क्या है ट्रीज का इन द पोएम, इट इज द विमेन। अब थर्ड इमेज आप देखोगे तो खिड़की खुली हुई है। खिड़की खुली हुई है का मतलब क्या है कि बाहर की दुनिया के लिए रास्ता खुला है। रास्ता खुला है तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सो द थर्ड इमेज इज टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज। फोर्थ इमेज में आप देखोगे कि उन अपॉर्चुनिटीज में से सारे पौधे बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ पौधे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअलिटी। ये सिंबॉलिक मीनिंग है। अदरवाइज अगर हम इनका लिटरल मीनिंग देखें तो फर्स्ट इमेज इज द वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस, सेकेंड इमेज इज द प्लांट्स, द थर्ड इमेज इज एन ओपन विंडो एंड द फोर्थ इमेज इज अ क्रीपर विच इज कमिंग आउट। हम लिटरल मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंबॉलिक मीनिंग की बात कर रहे हैं। अब इनको हमने अरेंज करके इनका मतलब बताना है। अगर हम ए ऑप्शन लेते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन कॉशन हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन विमेन हो जाता है, थर्ड इमेज जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो खुली खिड़की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो ए ऑप्शन रॉन्ग। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो वो जो दीवारें हैं उसको इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है। दीवारों में कभी इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो वो बंद दीवारों को अपॉर्चुनिटीज कह रहे हैं। अगेन बंद दीवारें अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो डी ऑप्शन भी गलत है। द राइट आंसर इज सी। फर्स्ट दीवारें जो हैं दैट इज रिस्ट्रिक्शन, प्लांट्स जो हैं दैट रिप्रेजेंट द विमेन, open window represents the opportunities, and the plant who is coming out of the open window suggests individuality. Okay, the next question is in the line, the night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. इस लाइन में पोएट ने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया है फॉर द स्काई। नॉर्मली हम स्काई के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अब पोएट ने इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों यूज किया है, वो किस चीज को रिफर कर रहा है। अगर आप ए ऑप्शन देखोगे तो बोला गया है कि जो स्काई है, मतलब जो सीलिंग ऑफ द वेरांडा को रिफर किया गया है एज अ स्काई विच इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द डोर विच इज केप्ट ओपन एंड इट इज बीइंग द स्काई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है जो हमारे को डायरेक्टली समझ में आए। सी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो द अपॉर्चुनिटी सिंबलाइज्ड बाय एन ओपन स्काई आउटसाइड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अ सिंगल वुमन। क्या एक ही वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उससे सी ऑप्शन भी 100% गलत हो जाता है। जो डी ऑप्शन है, द पोर्शन ऑफ द स्काई बेस्ड इन मूनलाइट वर्सेस द पार्ट दैट इज स्टिल डार्क, यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है। तो ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पे मतलब इसका जो रेफरेंस विद द थीम ऑफ द पोएम है कुछ बन ही नहीं रहा है, तो डी ऑप्शन भी गलत लग रहा है। नाउ लेट्स चेक आउट द बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में बोला गया है सम पार्ट ऑफ द स्काई स्टिल लेफ्ट ओपन फॉर विमेन टू एक्सप्लोर अवे फ्रॉम लिमिटेशन सेट बाय पेट्रियार्कल नॉर्म्स। अब ये जो बी ऑप्शन है ये पूरे का पूरा हमारे थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी भी विमेन के लिए कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ पार्ट ऑफ द स्काई ओपन है जिसको वो एक्सप्लोर कर सकती हैं, जहाँ पे उनके ऊपर पेट्रियार्कल नाम नॉर्म्स, पेट्रियार्कल सोसाइटी की लिमिटेशंस इम्पोज नहीं की गई हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। In the next question, we have in the poem The Trees, the poet compares the trees to newly discharged patients. Highlight any two reasons for the same. क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पोएट ने ट्रीज को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया है। ऐसा उसने क्यों किया है, उसके हमें कोई भी दो कारण बताने हैं। तो फर्स्ट कारण है कि दोनों ही ट्रीज और पेशेंट्स को एक लिमिटेड स्पेस में कन्फाइन बंद कर दिया जाता है जो उनके लिए नेचुरल नहीं होता है। ट्रीज को हम पॉट्स में या बड़े टब्स में अपने घर के अंदर प्लांट करते हैं
और पेशेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल बेड में कन्फाइंड होते हैं, और दोनों ही ट्रीज हो या पेशेंट्स हो, वो इन कंडीशंस में सर्वाइव करने की, इन अननेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की स्ट्रगल करते हैं। सेकेंड रीजन उसने जो कंपेयर किया है उसका है कि दोनों ही द ट्रीज एंड द पेशेंट्स आर ईगर टू रिटर्न टू द नेचुरल सराउंडिंग। वो अपने घर, जो उनका नेचुरल सराउंडिंग है, वहाँ लौटना चाहते हैं। ट्रीज फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, जो पेशेंट है वो अपने घर जाना चाहता है, बट बट द बोथ द ट्री एंड द पेशेंट नो कि वो अगर अपने नेचुरल सराउंडिंग में जाएंगे तो ही वो ग्रो करेंगे, तो ही वो थ्राइव करेंगे, तो ही उनकी दे विल ब्लॉसम आउट। अगर वो बंद कमरों में, बंद दरवाजों के पीछे रहेंगे तो वो श्रिवल कर जाएंगे, वो मर जाएंगे। अब और जो रीजंस आप लिख सकते हो, जिसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, कि ट्रीज और पेशेंट्स जब ठीक होते हैं, क्योर होते हैं, तब वो बड़े वीक होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, इसीलिए उनको न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ कंपेयर किया गया है। उन दोनों को जब बीमार होने के बाद सही होते हैं तो उनको पूरी तरह से रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है, हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए भी कंपेयर किया गया है। अगेन क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, वीक हैं, तो उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई उनको बाहर तक लेकर जाए, उनको हेल्प करे ग्रो करने में। दैट इज़ वाई अगेन ट्रीज और पेशेंट्स को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह कंपेयर किया गया है। Next question is, the process of moving out was tedious for the trees. Support the statement with reference to the poem. Tedious का मतलब होता है बड़ा मुश्किल, बड़ी दिक्कत हुई उनको बाहर मूव आउट करने में। ये जो प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट था, ये बड़ा मुश्किल था ट्रीज के लिए, तो हमने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद रेफरेंस टू द पोएम। तो एड्रियन रिच बोलती है टीडियस था। क्यों टीडियस था? पहले इसको सपोर्ट करने के लिए हमें देखना है उसने ट्रीज को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है। सो शी हैज़ कंपेयर्ड देम टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स का मतलब होता है कॉन्वल्सेंस। कॉन्वल्सेंस का मतलब होता है जो अभी अभी ठीक हुए हैं, जो वीक हैं, जिनको पूरी तरह से रिकवर करने में टाइम चाहिए। अब पोएट ने ट्रीज को भी वो जिस हार्श और अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में है, वो जिस तरह से उस हाउस से एस्केप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये इमेजेस हमें बताते हैं कि ट्रीज भी पेशेंट्स की तरह वीक और वल्नरेबल हैं। ये जो इमेजेस हैं, ये जो मेटाफर्स हैं, ये हमारे को सजेस्ट करते हैं कि जो बाहर निकलने का प्रोसेस है वो तेज़ी का, क्विक नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी अ वेरी स्लो, डिफ़िकल्ट एंड वेरी स्ट्रगलसम प्रोसेस. It is very difficult for the trees to move out. Next question. The trees have been shown to have human qualities in the poem. Justify the statement with any two instances from the text. क्वेश्चन का मतलब है कि जो ट्रीज हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं। अब हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है विद इंस्टेंसेस, एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो अब फर्स्ट एविडेंस क्या है? जब हम ट्रीज को डिस्क्राइब करते हैं एज हैविंग लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। यहाँ पे शफलिंग अंडर द रूफ, क्रैम्प्ड बोस, क्रैम्प्ड का मतलब होता है अकड़ी हुई। जब हमारे हाथ पैर अकड़ जाते हैं, जब हम छोटी से कन्फाइंड स्पेस में हमें बंद कर दिया जाए, जैसे किसी सूटकेस में या किसी डब्बे में, तो हमारी जो मसल्स हैं वो क्रैम्प्ड हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी। तो हम उसके बाद चलेंगे कैसे? शफल करेंगे, हमसे आराम से चला नहीं जाएगा, हम पैरों को ड्रैग करेंगे, बड़ी मुश्किल से चलेंगे। और इसका इमेज कैसे लगेगा? एज इफ वी आर न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये ट्रीज को ह्यूमनाइज कर रहा है, ये ट्रीज को पेशेंट्स की तरह लाइकन कर रहा है जो हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। और इससे कन्वे होता है कि द ट्रीज जस्ट लाइक ह्यूमंस आर वल्नरेबल एंड इन अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में चेंज हो रहे हैं। अब सेकेंड इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट जहाँ पे ट्रीज को ह्यूमनिफाई किया गया है,
तो वो है जब वो मेंशन करता है द ट्री स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। ये हमारे को ह्यूमन ह्यूमन लाइक जो ऑकवर्डनेस होती है, अनसर्टेनिटी होती है, जब हम बड़ी देर बाद चलते हैं, अगर हमारे हमारे लेग्स इंजर हो जाएं और बड़ी देर बाद हम चलना सीखें, तो हमारा जो वॉकिंग स्टाइल होता है वो क्विक और कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो ऑकवर्ड एंड अनसर्टेन होता है। हम हेजिटेंट होके स्टेप्स लेते हैं, राइट? तो इसीलिए जब ये इमेज यूज की जा रही है, तभी भी ट्रीज को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं, राइट? सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस आंसर. Okay, the next question is the poet symbolizes women as forests, not trees. What does this suggest? पोएट women को forest क्यों कह रहा है, trees के साथ symbolize क्यों नहीं किया है, और इससे क्या suggestion हमें मिलता है? हम बोलते ज़रूर हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो women को represent कर रही हैं, बट ट्रीज़ जो खुद हैं वो forest को represent कर रहे हैं. अब इससे क्या सजेस्ट होता है, अगर हम सिंगल ट्री के बारे में बात करें, अगर हम सिंगल ट्री को उठाएं, तो इट विल रिफर टू इंडिविजुअल वुमेन. विमेन इंडिविजुअल नहीं है, विमेन जो है वो एक डाइवर्स ग्रुप है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विमेन आर अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप. ये जो ग्रुप है ये इंटरकनेक्टेड है. कोई भी एक वुमेन जो है वो अकेले थ्राइव नहीं कर सकती. हर वुमेन को दूसरी वुमेन को साथ लेकर थ्राइव करना है, तब ही जो हमारी सोसाइटी है वो हेल्दी होगी. इट विल जनरेट वेलबींग. अब हमारे को पोएम रिमाइंड करती है कि हमारे को जैसे विमेन को नर्चर करना है, विमेन को प्रोटेक्ट करना है, उसी तरह से हमारे को हमारे फॉरेस्ट को भी नर्चर और प्रोटेक्ट करना है. जब पोएट विमेन को सिंबलाइज करता है एज फॉरेस्ट, तो वो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि विमेन आर एज रेजिलिएंट एंड एडाप्टेबल एज द फॉरेस्ट. हमें पता है कि फॉरेस्ट के ऊपर कितने अत्याचार किए गए हैं, फॉरेस्ट ने कितने चैलेंजेस को फेस किया है, बर्दाश्त किया है और दोबारा से उभर कर आया है. उसी तरह से विमेन ने भी दिखाया है कि उनको जितना मर्जी ऑप्रेस किया जाए, जितना मर्जी वो एडवर्स सिचुएशंस को फेस करें, बट वो रेजिलिएंट है. रेजिलिएंट का मतलब जो बार बार गिरने पर भी हर बार खड़ा हो जाता है. उसी तरह से विमेन को जितना मर्जी सप्रेस किया गया हो, वो हर बार खड़ी होती है अपने राइट्स के लिए. सो दैट इज वाई विमेन हैव बीन कंपेयर्ड टू फॉरेस्ट एंड नॉट टू ट्रीज. Next question. The poet says that her head is full of whispers, wherein the whispers symbolize forces of negativity and restriction. Explain why the poet says this. अब विस्पर जो है, वो नॉर्मली अगर हम देखें कब हम विस्पर करते हैं, जब हम रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर रहे हैं, जब हम जो चीज़ हो रही है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो विस्परिंग को हम सिंबलाइज करते हैं विद फोर्सेस ऑफ नेगेटिविटी एंड रिस्ट्रिक्शन. बट यहाँ पे पोएट कह रही है कि उसका हेड जो है उसमें बहुत आवाज़ें अब विस्पर कर रही हैं. अब पोएट ऐसा क्यों कह रही है? बिकॉज वो बता रही है कि जो विमेन के ऊपर फोर्सेस ऑफ नेगेटिविटी हैं, रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी. उसके एक्सपीरियंसेस हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी के. अब जो विस्पर आ रहा है वो उसका इंटरनल सेल्फ डाउट है. वो उसको विस्पर करके बता रहे हैं, क्या तुम गलत तो नहीं कर रही, क्या तुम पछताओगी तो नहीं ये कदम उठा के. तो ये जो हमारे सेल्फ डाउट के क्वेश्चंस हैं, वो उसके हेड में दे आर इन द फॉर्म ऑफ विस्पर्स. ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये हमारे को डिनोट कर रहे हैं कि विमेन आर नॉट स्ट्रांग, राइट? अब ये जो विस्पर्स का काम क्या है, वो हमारे को हमारी कोशिशों को साइलेंस करने के लिए है. हमारे फुल पोटेंशियल को हम ना रीच कर पाए, हमारे को हमारी फुल पोटेंशियल रीच करने से प्रिवेंट कर रहे हैं. पोएट ये भी सजेस्ट कर रहा है कि हम इन विस्पर्स को सुन के रेजिस्ट कर रहे हैं. वाई? बिकॉज वी आर determined टू फाइंड आवर ओन वॉइस. विमेन हमेशा अपनी अपनी खोज में, अपने इंडिपेंडेंस की तलाश में हमेशा रहती हैं. वी आर determined टू बिकम इंडिपेंडेंट. तो ये जो पोएम है एक पावरफुल रिमाइंडर है of the challenges that women are facing in a patriarchal society.
ये एक रिमाइंडर भी है कि हमारे को ये चैलेंजेस को रेजिस्ट करना है, हमें अपनी आवाज़ ढूंढनी है, हमने अपने इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश करना है। Next question. Change never comes easy. Justify the quote and the context of the poem, The Trees. जब भी चेंज होगा तो वो आसान नहीं होगा, उसको बहुत ऑपोजिशन मिलेगा, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमें इस कोट को ट्री पोएम के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई करना है। अब इस पोएम में द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ द ट्रीज आउट ऑफ द हाउस एंड इनटू द फॉरेस्ट। अब ये सिंबॉलिक है टू द चैलेंजेस दैट women फेस when trying to achieve freedom and liberation. Not only women, but हर वो इंसान जो dominated है, जो oppressed है, उसके struggle for freedom को symbolize कर रहा है। अब ट्रीज घर छोड़ने के लिए रिलक्टेंट भी हैं, बिकॉज वो बाहर की अनजान दुनिया से डरती हैं। उनको जब ये चेंज, ये ट्रांजिशन लेकर आ रहे हैं, तो उनके जो क्रैम्प्ड बोज हैं, उनके जो स्टिफ लेग्स हैं, उनमें बहुत पेन भी है, राइट। बट उनको ये रियलाइजेशन है कि हमारे को इवेंचुअली ये घर तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, थ्राइव करना चाहते हैं। थ्राइव का मतलब है भरपूर बढ़ना, ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो हमारे को इस रिस्ट्रिक्टेड हाउस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए पोएम सजेस्ट करता है कि जो चेंज होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, पेनफुल होता है, बट ये ग्रोथ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उतना ही ज़रूरी है। ट्रीज को पोएम में समझ में आता है कि जो चेंज आएगा वो इजी नहीं होगा, बट इट विल बी वेल वर्थ इट, उसका बहुत फायदा होगा। Next question. The forest undergoes tremendous transformation overnight. Discuss with reference to the poem The Trees. स्टेटमेंट दिया है कि एक ही रात में जो फॉरेस्ट है उसमें ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हमें ट्रीज पोएम के रेफरेंस में इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये सिंबॉलिक, द मीनिंग इज सिंबॉलिक। इट इज रिफरिंग टू द पावर ऑफ चेंज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। चेंज इतना पावरफुल होता है, फ्रीडम का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट्स अ ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रीज हैं वो घर से फ्री होके, आज़ाद होके फॉरेस्ट रिटर्न कर रहे हैं, और वो फॉरेस्ट को दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ प्लेस ऑफ फ्रीडम एंड वाइटैलिटी। दोबारा से फॉरेस्ट में अगर ट्रीज आएंगे तो बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स का चहकना होगा, तो इट विल बी फिल्ड विद लाइफ, इट विल बी फुल ऑफ वाइटैलिटी। पोएट जो है, जो पोएम है, ये हमें रिमाइंड करता है कि चेंज पॉसिबल है, इवन दो हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है। हमें पोएम से ये भी पता चलता है कि फ्रीडम इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन एंड हिज his being able to thrive, his being able to flourish। इनके लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी क्वालिटी है। Okay, next question. The poet uses tree as a symbol for women breaking patriarchal notions. Do you agree? Why not? Poet tree को use कर रहा है as a symbol for women जो patriarchal notions, patriarchal norms, जो men dominated rules हैं, उनको तोड़ती हैं, उनके लिए ट्री एक सिंबल है। क्या आप इससे एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो क्यों? अगर एग्री नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो? So we definitely agree with the poet's use of tree as a symbol for women breaking patriarchal notions. क्यों? Because trees जो हैं, they are symbols of strength, resilience and growth. ट्रीज जितना मर्जी उनके ऊपर आप हथौड़े चला लो या उनको काटने की कोशिश करो या उनकी टहनियाँ तोड़ दो, वो कहीं और से अपना ब्रांच निकाल लेते हैं। इसके साथ साथ ट्रीज जो हैं वो फेमिनिटी और फर्टिलिटी का भी सिंबल है। अगर हम पोएम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ट्रीज जो है वो वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, उन वुमेन को जो अपने कंस्ट्रेंट्स ऑफ द पेट्रियार्की सिस्टम को ब्रेक फ्री करके बाहर निकल रहे हैं। पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जो ऑप्रेस करता है वुमेन को, वुमेन को डीवैल्यू करता है और सारी की सारी जो पावर है वो मेन को देता है।
अब पोएम डिस्क्राइब कर रहा है ट्रीज एज बीइंग मूव्ड आउट ऑफ द हाउस एंड इनटू द फॉरेस्ट, कि ट्रीज जो हैं वो घर छोड़ के फॉरेस्ट में उनको बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक मेटाफर है और मतलब विमेन के लिए, जो अपने कन्फाइंस ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम को ब्रेक करके अपनी वर्ल्ड में अपनी खुद की जगह बना रहे हैं। इसलिए फॉरेस्ट को हम अ प्लेस ऑफ फ्रीडम एंड लिबरेशन मानते हैं, जहाँ पे ट्रीज अपनी मर्जी से ग्रो कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। Therefore, you know we believe in the use of the trees as a symbol for women breaking patriarchal notions. Next question. The poem ends on a note of victory, justified with reference to the literal and symbolic meaning. जो पोएम का अंत है उसमें दिखाया है कि ट्रीज की जीत हुई है। अब हमें इसका लिटरल मीनिंग भी बताना है और सिंबॉलिक या फिगरेटिव मीनिंग भी बताना है। तो जो ट्रीज हैं वो बड़ी देर से घर के अंदर कैद थी, अब उन्होंने उसके कन्फाइंस को तोड़ दिया है एंड दे हैव रिटर्न टू द फॉरेस्ट, अब जहाँ पे वो फ्री है टू ग्रो, टू थ्राइव, टू फ्लरिश। अब ये जो ट्रीज का विक्ट्री है ये एक्चुअली में विमेन की विक्ट्री को सिंबलाइज करता है। सिंबॉलिकली द ट्रीज, द विक्ट्री ऑफ द ट्रीज इज रिप्रेजेंटिंग द विक्ट्री ऑफ द विमेन ओवर पेट्रियार्की। अब पोएम की जो एंडिंग है ये एक पावरफुल मैसेज ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन है। ये सजेस्ट करता है कि हम सब भी विक्ट्री को ढूंढ सकते हैं इवन इन द फेस ऑफ ऑपरेशन एंड एडवर्सिटी। हमें जितना मर्जी दबाया जाए, जितना मर्जी बुरा सिचुएशन आ जाए, बट हम वो सारी बेड़ियों को तोड़ के जीत सकते हैं। Next question. The poem Trees appears to be about trees, the environment, deforestation, and afforestation. On a deeper level, we discover that Adrienne Rich is expressing her concern about women and their emancipation. Elaborate with reference to the poem. अगर हम पहली ग्लांस में देखें पोएम को तो हमें लगता है कि पोएम जो है वो ट्रीज के बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में है। ट्रीज को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में है, और दोबारा से फॉरेस्ट को हमने रीग्रो करना है, तो एफॉरेस्टेशन के बारे में भी है। ये तो लिटरल मीनिंग में आ जाता है, बट जब हम डीपर लेवल पे जाते हैं, सिंबॉलिकली ढूंढते हैं, तो हमें पता चलता है कि द ट्रीज आर सिंबलाइजिंग विमेन एंड देयर इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम द चेन्स ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब हमने इसी पॉइंट को डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू द पोएम। ओके, तो ये जो पोएम है ये एक पावरफुल मेटाफर है फॉर द ऑपरेशन ऑफ विमेन एंड द स्ट्रगल फॉर विमेन्स इमेंसिपेशन। जो पोएम में ट्रीज हैं वो घर के अंदर कन्फाइंड हैं। उन इस घर को एक मेटाफर लिया जा सकता है फॉर द डोमेस्टिक स्फीयर, जहाँ पे विमेन को बांध दिया जाता है। ट्रीज को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, कॉन्वलेसेंट्स की तरह भी डिस्क्राइब किया जा रहा है। और ये जो दो टर्म्स हैं ये सजेस्ट करते हैं कि जो विमेन हैं उनको पेट्रियार्की ने इतना ज़्यादा ऑप्रेस किया है कि वो इतने सालों में, इतने युगों में दे हैव बिकम वुंडेड एंड वल्नरेबल। उनको उनकी स्पिरिट्स तक जख्मी हुई भी हैं। अब जो ट्रीज की जर्नी है बैक टू द फॉरेस्ट, इसको एक मेटाफर हम मानते हैं फॉर विमेन्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड लिबरेशन। ये जो पूरा स्ट्रगल दिखाया गया है कि ट्रीज फॉरेस्ट जाते हुए उनकी हालत कैसी है, वही हालत विमेन की भी है। इस जर्नी में ट्रीज बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को एनकाउंटर करते हैं, बट उनका डिटर्मिनेशन बहुत हाई है टू रीच देयर डेस्टिनेशन। आखिरकार जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट पहुंच जाती हैं, वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, थ्राइव करते हैं, फ्लरिश करते हैं। ये जो इमेज है ये विमेन के लिए एक मेटाफर है, जो खुद भी घर की पेट्रियार्कल सिस्टम को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, और बाहर निकल के दे आर लिविंग फुल एंड मीनिंगफुल लाइफ्स। अब जो पोएम का एंडिंग है दैट इज अ मैसेज ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन। वो सजेस्ट करता है कि इवन व्हेन वी आर फेस्ड विद ऑपरेशन, इवन व्हेन वी आर फेस्ड विद एडवर्सिटी, हम फिर भी फ्रीडम और लिबरेशन को ढूंढ सकते हैं। पोएम बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है टू द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड,
क्योंकि विमेन आज भी ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन की शिकार है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये पोएम एक सटल रिमाइंडर है कि हमने विमेन के इक्वालिटी के लिए, विमेन के राइट के लिए हमने अपना फाइट कभी खत्म नहीं करना है। Next question. Imagine you are a senior journalist covering this event of the trees moving. Pen down a 120-word submission for the weekly newspaper column titled Change. Include a brief account of your observation as well as your opinion. You may begin like this. Change this week. Senior correspondent, the US Chronicle, and in the queue it was a movement to behold the trees dash. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको इमेजिन करना है आप वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट हो और ये जो इवेंट है कि ट्रीज घर छोड़ के फॉरेस्ट में जा रहे हैं, इस इवेंट को आपने कवर करना है, रिपोर्ट करना है। अब इसके लिए आपने 120 वर्ड्स का सबमिशन रिपोर्ट बनाना है फॉर द वीकली न्यूज़पेपर कॉलम जिसका नाम है चेंज। अब आपने एक ब्रीफ अकाउंट अपने ऑब्जर्वेशन और अपने ओपिनियंस का बनाना है और आपको क्यू भी दिया है कि हाउ विल यू स्टार्ट दिस सबमिशन। अब हमें क्यू को ही यूज़ करते हुए ये सबमिशन को बिल्डअप करना है। तो शुरुआत एक एक्सक्लेमेशन मार्क से हुई है, एक फीलिंग ऑफ सरप्राइज वंडरमेंट से हुई है कि ये मूवमेंट जो था ये देखने लायक था। बीहोल्ड का मतलब देखने लायक। अब जो ट्रीज हैं बड़े लंबे समय से एनस्नैड थी, एनस्नैड मतलब घर के अंदर कन्फाइंड थी, राइट। उन्होंने अपनी एक जर्नी के लिए, जर्नी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिबरेशन के लिए कदम उठाए हैं। दे हैव एम्बार्क्ड, एम्बार्क्ड मतलब शुरू किया है जर्नी। लास्ट नाइट आई विटनेस दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेक्टिकल, और इसको देखकर ये इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी था कि मुझे सोचना पड़ा, रिफ्लेक्ट करना पड़ा कि इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी क्या होंगे। अब जो ये ट्रीज के रूट्स थे ये बहुत गहराई में वेरांडा फ्लोर में दबे हुए थे, एंट्रेंच्ड थे। एंट्रेंच का मतलब बहुत गहराई में चले गए थे। बट नाउ दे वर स्ट्रेनिंग टू ब्रेक फ्री। अब वो स्ट्रगल कर रहे थे कि वो रूट्स को उखाड़ा जाए। उसी तरह से जैसे इंडिविजुअल्स एस्केप करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वो सेट रूटीन्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, नॉट ओनली सेट रूटीन्स बट सेट कन्वेंशंस के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करते हैं। जो लीव्स एंड ट्विग्स हैं वो ग्लास की तरफ बढ़ रही हैं, दे वांट टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग। ये एक पॉइनेंट रिमाइंडर है, पॉइनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, अ सैड बट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि हम सबके अंदर एक इनेट डिज़ायर है। इनेट डिज़ायर मतलब अ डीप सीटेड डिज़ायर टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये इवेंट जो है ये एक पावरफुल मेटाफर है फॉर द ह्यूमन एक्सपीरियंस। हमें भी अपना करेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, समन करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से डिसएंगेज करने के लिए, तोड़ के बाहर निकालने के लिए। हमारे को अपनी लाइफ के क्रैक्स को से बाहर निकलना है, हमें न्यू होराइजन्स की तरफ बढ़ना है, रीच करना है। चेंज एग्जेम्प्लीफाइड है बाय द ट्रीज, और ये जो चेंज है ये बड़ा आर्डियस है, बड़ा डिफिकल्ट और स्लो प्रोसेस है, बट इसको करना बहुत ज़रूरी है फॉर ग्रोथ एंड रिन्यूअल। इस स्ट्रगल में, ट्रीज के स्ट्रगल में, व्हाट डिड वी सी? वी सी इंस्पिरेशन, वी सी अ कॉल टू एम्ब्रेस चेंज। बदलाव को गले लगाओ, बदलाव से डर के ना भागो, नो मैटर वो जितना मर्जी चैलेंजिंग हो। Next question. Imagine yourself to be the tallest oak among the trees. Write a speech motivating the other trees to work hard in order to move out to the veranda into the forest. You may use the cue given below. The importance of working together. Dear fellow trees, I see how charged up you all are to move away from the confines of dash. अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ट्रीज में से आप सबसे टॉलेस्ट ओक ट्री हो, राइट। आपको स्पेसिफाई किया है कि आप कौन हो। अब आपने एक स्पीच लिखना है जो दूसरे ट्रीज को मोटिवेट करेगा कि उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क करना है ताकि कि वो भी वेरांडा से निकल के फॉरेस्ट तक जा सके। अब स्पीच में टाइटल होता नहीं है, आप चाहो तो टाइटल दो, चाहो तो टाइटल ना दो,
बट जब क्वेश्चन में टाइटल दिया हुआ होता है देन यू शुड इंक्लूड इट इन योर आंसर। अब क्यू में क्या है, आपको बताया है कैसे शुरुआत करनी है। डियर फेलो ट्रीज, यू आर एड्रेसिंग द ट्रीज एंड देन यू आर एक्नॉलेजिंग कि आप सब भी चार्ज्ड अप हो, आप सब भी ईगर हो टू मूव अवे फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द वेरांडा। अब आपने यहीं से कंटिन्यू करते हुए कहना है कि मैं टॉलेस्ट होके आपके लिए एक सिंबल हूँ टू रिमेंबर दैट आवर स्ट्रेंथ लाइज नॉट जस्ट इन हाइट बट इन यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन। अगर हम यूनाइटेड होंगे, अगर हम डिटर्मिन्ड होंगे, अगर हम सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करेंगे तो वी विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आपको टाइटल देखना है, टाइटल क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर मतलब वर्किंग इन यूनिटी, राइट। तो उसी थीम को लेकर आप इलाबोरेट करोगे विद रेफरेंस टू द पोएम। अब वो बोलेगा कि आप सब वेरांडा के कन्फाइन से बाहर निकलना चाहते हो, आप अपने राइटफुल होम फॉरेस्ट में जाना चाहते हो, बट ये जर्नी आसान नहीं होगी, ईजी नहीं होगी, बट ये वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरे टावरिंग ब्रांचेस, मेरे स्टर्डी रूट्स, स्ट्रॉन्ग रूट्स के साथ सपोर्टेड हैं, वैसे ही हम सब ने वी मस्ट वर्क टुगेदर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। हम सबको भी एकजुट होके, यूनाइटेड होके ये क्रैक्स को तोड़ना पड़ेगा सो दैट वी कैन गो बैक टू द फॉरेस्ट। इकट्ठे काम करने का जो इम्पोर्टेंस है इसको हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते। ये अपने आप में ही इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। हर रूट, हर लीफ, हर ब्रांच को अपना कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रेंट। तो हमें इस विंड से इंस्पिरेशन लेना चाहिए जो हमसे मिलने के लिए दौड़ कर आता है, रश करता है, और मून के फ्रेग्रेंस से हमारा पहचान बनती है, क्योंकि वो हमारे एम्बिशन को, वो हमारी जीत को जीत का ताज, क्राउन देगा हमारे एम्बिशन को। हम सिंबल हैं नेचर के रेजिलियंस का, और हमारा रिटर्न टू द फॉरेस्ट सिग्निफाई करेगा हमारी ग्रोथ और रिन्यूअल। इसीलिए अपने अपने एम के ऊपर आपको कमिटेड रहना है, आपको कनेक्टेड रहना है, और ये याद रखना क्या है कि अगर हम इकट्ठे होंगे देन वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। डू नॉट do not give up, the forest is awaiting us and it is our shared destiny to reclaim it। हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि हम दोबारा से अपनी जगह को, अपनी ओरिजिनल जगह को रिक्लेम करेंगे। सो लेट अस वर्क हार्ड एंड मूव towards our freedom, no matter how many challenges we have to face। Okay, the last competency-based question in this video is, sometimes moving out of a comfort space is extremely important for the maturation and growth. Explain with reference to the movement of the trees। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम मेच्योर होना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, और इसको हमें रेफरेंस टू द पोएम टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रीज के साथ एक्सप्लेन करना है। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे को चैलेंजेस फेस करना नहीं आएगा, हम रेजिलिएंट नहीं बनेंगे, हमारा ग्रोथ नहीं होगा। हम जब कंफर्टेबल स्पेस में होते हैं तो हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। एक पॉइंट पे आके हमारे को क्रैम्प्ड फीलिंग आती है, हम हमारे पास स्पेस नहीं रहता है ग्रो करने का। तो ओपन एरिया इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो इस तरह से, और बाकी के पॉइंट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनको यूज़ करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम। इसमें दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने नेल्सन मंडेला और डेस्ट ऑफ स्नो में डिस्कस कर लिए थे, तो मैंने दोबारा से इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। अगर आपको याद नहीं है या आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, यू कैन गो बैक एंड रिफर टू दोज वीडियोस एज वेल। उसमें भी एक्सट्रापोलेशन अक्रॉस द टेक्स्ट के क्वेश्चंस में ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस्ड हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको बेनिफिशियल लगी हो, देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद अदर स्टूडेंट्स, योर टीचर्स एंड कलीग्स, so that maximum number of students can benefit।
At the end, I just want to say all the best and thank you for giving me your valuable time. Thank you so much.